Perfect perfect competition. Key feature: very large number of buyer and seller, homogeneous product, identical across all firms, free entry and exit of firm, price taker, no individual can influence market price, perfect knowledge of price and technology by both buyer and seller, behavior, firm can sell any quantity at the market price, no need to reduce price to sell more. In long run, zero economic profit due to entry and exit of firm. Supply decisions are made where price equal to marginal cost. Perfect competition, very large number of buyer and seller, homogeneous product, identical across all firms, right entry and exit of firm, free entry and exit of firm, price taker, no individual firm can influence market price, perfect knowledge for price and technology by both buyer and seller, behavior, firm can sell any quantity at the market price, no need to reduce price to sell more. In long run, zero economic profit due to exit, exit of firm. Supply decisions are made where price equal to marginal cost. सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, अच्छी तरह से प्यारा प्यारा एग्जाम्पल दे देना और कम शब्दों में समझाना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, मार्केट में हर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड और सप्लाई होता है, इसलिए कोई भी इंडिविजुअल बायर या सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई होता है, बायर सेलर है तो बहुत सारे, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सभी सेलर का एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं, जो हर सेलर का प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसा होता है। एंट्री और फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मार्केट में कोई भी कंपनी आसानी से एंटर कर सकती है और कोई भी एग्जिट कर सकती है बिना किसी रोक टोक के। प्राइस टेकर, हर हर सेलर और बायर को मार्केट प्राइस को ही अपना प्राइस मानना पड़ता है और वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। परफेक्ट नॉलेज, हर बायर और सेलर को प्राइस और टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसलिए सभी को मार्केट की कंडीशन का पता होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक शहर में सभी रास्ते में एक शहर में सभी रास्ते में एक जैसे हैं, हर सेलर एक टाइप के फ्रूट जैसे एप्पल बेच रहा है। अब किसी भी सेलर को अपने एप्पल की प्राइस बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो अपना प्राइस कम करता है तो लोग दूसरे सेलर से भी वही एप्पल सस्ते में खरीद सकते हैं। और लॉन्ग रन में जब कोई नए सेलर मार्केट में आते हैं तो सभी सेलर को सिर्फ अपने कॉस्ट कवर करने के लिए प्राइस सेट करना पड़ता है, इसलिए बिहेवियर सही से समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार बिहेवियर सही से समझा दो। परफेक्टली कॉम्पिटिशन में बिहेवियर का मतलब है कि बायर और सेलर का मार्केट में किस तरह से रिएक्ट करना और कैसे उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। इसका मेन पॉइंट है कि बायर और सेलर दोनों ही प्राइस टेकर होते हैं, वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सेलर का बिहेवियर, सेलर अपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट सेलर को अपने प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट से मिलता है और उस प्राइस पर वो जितना
चाहे उतना क्वांटिटी बेच सकता है बिना अपने प्राइस को बदले। अगर सेलर अपने प्राइस को बढ़ाता है तो दूसरे बढ़ाता है तो लोग दूसरे सेलर के पास वही प्रोडक्ट सस्ते में खरीद लेंगे। इसलिए सेलर मार्केट प्राइस को फॉलो करता है। लॉन्ग रन में अगर किसी सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो नए सेलर मार्केट में आ जाते हैं और प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए लॉन्ग रन में सेलर को बस अपनी कॉस्ट के बराबर मिलता है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता। बायर को भी मार्केट प्राइस का पता होता है। वह और वो भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बायर को हर सेलर से वही प्रोडक्ट मिल रहा होता है, इसलिए वो सभी सेलर को वही प्रोडक्ट सेम प्राइस पे खरीदते हैं। अगर किसी सेलर का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो तो बायर उसे एग्जाम्पल मान लीजिए एक मार्केट में हर सेलर एक ही टाइप के एप्पल बेच रहा है, 50 रुपये है। अगर कोई सेलर अपना प्राइस कम कर दे सेलर अपना प्राइस कम कर दे तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दे तो लोग उसके पास जाएंगे ना। अगर एक सेलर अपने प्राइस को कम करता है तो दूसरे लोग उसके पास जाएंगे और वो ज़्यादा बेच सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में नए सेलर को भी मार्केट में एंटर करेंगे तो सेम प्रोडक्ट बेचेंगे और सेम प्राइस रखकर अपने शेयर मार्केट में ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सिंगल सेलर ऑफ ए कम्युनिटी। अब मोनोपोली पढ़ने वाले हैं। सिंगल सेलर ऑफ अ कम्युनिटी, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, entry completely blocked, legal technological resource based barrier. Firm is a price maker, not price taker. Faces entire market demand curve. मोनोपोली मार्केट के रिलेशन में लिखा हुआ है, फेसिस एंटायर मार्केट डिमांड कर्व। मतलब सिंपल शब्दों में बताइए, कम शब्दों में बताइए। में एक ही सेलर होता है, इसलिए पूरी सप्लाई कंट्रोल करता है। इसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस पे और टायर मार्केट डिमांड कर्व का मतलब है। पेस एंड टायर डिमांड मार्केट कर्व का मतलब है कि सेलर अपनी प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अब प्राइस के साथ डिमांड का ध्यान रखना पड़ता है। वही प्राइस क्वांटिटी एडजस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। पेस एंड टायर मार्केट को डिमांड कर्व टू sell more the firm must reduce price output decision where is MR equal to MC, marginal cost marginal, ठीक है। both In both short run and long run, positive economic profit can persist. Consumer end up with less quantity at higher price than perfect competition. Efficiency loss occur due to under production and higher price. Monopolistic competition. Monopoly भी है, competition भी है। Large number of firms like perfect competition. ठीक है। Free entry and exit like perfect competition. But products are differentiated by brand quality, features, packaging. Each firm have some control over price due to brand loyalty. ये रियलिटी में होता है। Firm face a negatively firm face negatively slope demand curve, produce produce less than perfect competition and charge more. In short run, positive perfect possibly zero is in long run zero economic profit due to entry of new firms. Conceptual insight differentiation creates monopoly monopoly element while number of firms ensure competitiveness pressure in common and real world like biscuit shop and shoes। इसका बढ़िया है। अगला है ओलिगोपोली। Few large firms dominate the market.
प्रोडक्ट 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 dominates the market too large to dominate the market. Product may homogeneous scale cement and differentiate car and mobile, high entry barrier investment, brand loyalty and patent. Each firm decision affects other behavior. Strategies into firm can react what they expect rival to do, may lead to price rigidity. Example, if one firm can take out product domestically and that firm decides to sell it. If one firm prescribes other sellers demand better rates and including proper like behaviors that will be special tests were really important for sexual insight and personality behavior. In perfect competition, market structure is more competitive, but firm does not actively in imperfect markets like oligopoly, monopolistic competition, firms cannot compete strictly using price their brand. Firms compete using the brand. So competitive structure, competitive behavior. ठीक है summary will perfect competition. Many firms identify product price taker, monopoly. One firm may substitute price maker, high price, low output. Feature non-prescriptive. Many firms different products, some control. Few firms specific behavior, price rigidity performance. Stock and flow variable. Stock measured at particular point of time represents a quantity that exists at a time. At a point, capital, wealth, inventory, money supply, foreign exchange reserve. Stock variable defined at point, wealth, capital, inventory, and stock variable. Flow variable measured over a period represents a rate of change, income, expenditure, savings, investment, GDP. Flow variable are defined per unit of time, income, savings, expenditure, and flow variable. In, income of a company, income, savings, expenditure, investment, GDP. Flow variable. ठीक है इन्वेंट्री ऑफ कंपनी पता लग जाता है मनी सप्लाई पता लग जाती है फॉरेन मनी एक्सचेंज पता लग जाता है वेल्थ पता लग जाती है कैपिटल पता लग जाती है ठीक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री including airspace in territorial water, embassies, consulate and military base located abroad, ठीक है ship and aircraft operated by residents across the world, इस तकनीक का अगर मान लीजिए कोई ब्रिटिश एयरवेज का जहाज है उसे कोई भारतीय पायलट चला रहा है तो वो भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा या नहीं आएगा और वो हवा में है मतलब वो इसराइल में है और वो जहाज इसराइल में है ऐसे- इसराइल में तो अगर कहीं जाती है तो ये फैमिली की जाती है, कहीं कहीं तो इस तरीके से। और वो अगर वो हवा में है तो ठीक है चलो
ठीक आएगा तो मैं कर दूंगा। की पॉइंट इट रेफर टू geographical boundaries where a country economic law applies. Normal resident, a person or institution is a normal resident of a country if they normally reside in a country. Their economic interests lie within a country. Exclude foreign tourists, foreign diplomats, employees of international organizations. Factor of income versus transfer of income. Factor factor income earned providing factor earned by providing factors of production, land, labor, capital, enterprise, including national income. ठीक है। Transfer income, unilateral payment without any service in return, exclude from national income. ये इसमें लिखा हुआ ट्रांसफर इनकम, यूनिलैटरल पेमेंट विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न, एक्सक्लूड फ्रॉम नेशनल इनकम। मतलब क्या होता है इसका? ट्रांसफर इनकम का मतलब है वह पैसा जो किसी एक व्यक्ति या कंट्री से दूसरे के बिना किसी ट्रांसफर इनकम मतलब है वो पैसा जो किसी एक व्यक्ति या कंट्री से दूसरे को बिना किसी सर्विस के बदले दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है गवर्नमेंट वेलफेयर पेमेंट, ठीक है ना, या फॉरेन एड। जब जहाँ तक जाता है यूनिलैटरल पेमेंट है, मतलब सब्सिडी। गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं गिनते। अच्छा, तभी तो नेशनल इनकम में गिनते हैं। जीडीपी नेशनल इनकम का जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उससे मिलकर बनती है। तो इसमें क्या आता है? इसमें ये है कि प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मैंने सही बताया ना? फाइनल गुड और इंप्लीमेंटेड यूटिलिटीज के बारे में पता है। फाइनल गुड फॉर कन्जम्पशन, इन्वेस्टमेंट, नेट फॉर रिटेल, फर्दर प्रोडक्शन, इंक्लूड इन नेशनल इनकम, नॉट काउंटिंग सेपरेटली नेशनल इनकम, अवॉइड डबल काउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू फैक्टर, एक दो, थ्री मेथड। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है, ये सब सॉल्व हो जाएगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द इकोनॉमिक कंसिस्ट हाउस होल्ड एंड सॉन्ग। Circular two-factor model. Economic consists household income. Household provide sectors, production and receives money from paradise goods and services and receives consumption expenditure. This continuous exchange and money source from circular flow of income to the expenditure, consumption and the transit. The national income aggregate GDP total value of final goods and service produced within domestic category in a year. जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कर ली नहीं, जीएनपी है। जीएनपी है तुम्हारा वो नेट फैक्टर ऑन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। एनडीपी है वो, एनडीपी। और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन होने वाला है। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन,
ग्रॉस वर्सेस नेट, ग्रॉस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, नेट एक्सक्लूडेड, ठीक है। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, डोमेस्टिक इंक्लूड प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, इन अ कंट्री टेरिटरी, नेशनल इंक्लूड इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट इवन अब्रॉड। मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस इंक्लूड, मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड सब्सिडी। अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स करना होगा और सब्सिडी को हटाना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर फैक्टर वो इनकम अर्न ऑन फैक्टर, फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंक्लूड सब्सिडी। मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस में इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं और यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं फैक्टर में, और सब्सिडी इंक्लूड कर देते हैं फैक्टर फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, देखते हैं। टू कन्वर्ट मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडी। अगर हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें मार्केट फैक्टर, तो हमें पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, सब्सिडी को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडी, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नासिया कम इनकम अर्न बाय रेसिडेंट अब्रॉड माइनस पेड टू नॉन रेसिडेंट, income earned by residents from abroad minus paid to non-residents. This include wages and salary earned abroad, interest and rent and profits received from abroad, retained earnings of resident companies from overseas operations. It added domestic income to get national income. Three value of calculating national income. Value add and production method. Value added and production method. The add the value add the value added by each production unit. The value added is equal to value of input and minus value of intermediate good. Only final good are counted to avoid double counting. Precaution. Three caution. Three caution. Three caution ले लो. Three caution ले लो. Do not include transfer of payment. Do not count intermediate good. Include input values like owner occupying house. एक सेकंड के लिए, 2 मिनट। पहले हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एड फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विस बाय हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। जितना भी सबने खर्चा किया है, फर्म्स ने किया है, हाउस होल्ड ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। कंपोनेंट इंक्लूड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ ग्रोथ नेशनल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। प्रिकॉशन, डू नॉट इंक्लूड सेकंड हैंड गुड, डू नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, डू नॉट इंक्लूड इन इन इनपुट वैल्यू लाइक सेल कंज्यूम आउटपुट। Expenditure method of counting national income. Private income. Add final expenditure on goods and service by household, firm and ground. Component include private consumption expenditure, government consumption expenditure, investment, gross capital fixed formation, net export, export minus import. Precaution, do not include second hand goods, do not include transfer payment, include imported imputed values of self consume output. प्लीज सरल भाषा में इसे ट्रांसलेट कर दो और
अच्छी तरह समझा दो उदाहरण के साथ। राष्ट्रीय आय को गिनती करने की खर्च विधि एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसे हम एक निश्चित समय में एक देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं में होने वाले खर्च को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड खर्च विधि है ये। खर्च विधि में शामिल घटक निजी उपभोग खर्च खर्च यह वह खर्च जो घरों घरों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं द्वारा सेवाओं पर उदाहरण के लिए एक परिवार ने कपड़े खाना और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च किया। सरकारी उपभोग खर्च ये वह खर्च है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य रक्षा के लिए उदाहरण के लिए सरकार ने निवेश निवेश ये वह खर्च है जो कंपनी और सरकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए करते हैं। जैसे नए कारखाने बनाना मशीनरी खरीदना उदाहरण के लिए कंपनी ने नए उपकरण। सकल पूंजी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यह निवेश अन्य निर्माण कार्यों को मिलकर एक एक तरफ पूंजी का कार्य है जिसमें निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोग नए लोगों को शामिल है। नेट प्रोडक्ट नेट इंपोर्ट वह निर्यात जो देश के बाहर यह निर्यात जो देश के बाहर बेच सकता है आज के अंतर को दिखाता है। उदाहरण के लिए यदि भारत में 50 रुपए का सामान विदेश बेचता है तो 100 रुपए का सामान विदेश बेचता है और 50 रुपए का लाता है तो ठीक है। खर्च विधि में शामिल नहीं होता। सेकेंड हैंड सामान ट्रांसपोर्ट सरकार द्वारा दिए जाने वाला पेंशन भत्ता या अन्य किसी प्रकार की सहायता भुगतान जो अच्छा, आवश्यक आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन अगर एक किसान अपनी खेती से फसल या सब्जी खाता है तो वह उत्पादन भी राष्ट्रीय आय में गिन रहा है हालांकि बाजार में नहीं बेचा गया। मान लीजिए उस परिवार ने 10,000 रुपए के खाना कपड़ा और अन्य वस्तु खरीदी तो निजी उपभोग खर्च में शामिल होंगे। सरकार ने 5,000 रुपए का खर्च स्कूल अस्पतालों में किया गया तो वह सरकारी उपभोग में खर्च शामिल होगा। एक कंपनी ने 15,000 रुपए निवेश किए और नए उपकरण खरीदे तो वो निवेश में शामिल होगा। तो देश में 50,000 रुपए का सामान विदेश भिजवाया और 20,000 रुपए का आया। ठीक है। 20,000 रुपए इस प्रकार से राष्ट्रीय आय को खर्च। मतलब जो सरकार पेंशन देती है जो सरकार स्कॉलरशिप देती है उनको नहीं देना जाता। लेकिन जिस बच्चे को स्कॉलरशिप दी और वो पैसा खर्च कर रहा है तो उसे हाउस होल्ड कंजम्पशन में देना जाएगा। ठीक है। देखते हैं। इनकम मेथड income method of counting national income. Add all income earned by factor of production, wages and salaries, rent, interest, profit, including dividend and retained earning. Precaution: do not include transfer income like pension, gift. Exclude windfall gain. Do not include sale of share and second hand goods. हिंदी में साधारण भाषा में ट्रांसलेट कर दो जिससे आसानी से समझ में आ सके। वेजेस एंड सैलरी इनकम राष्ट्रीय आय की गिनती के लिए आय विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के तहत हम उन सभी आयों को शामिल करते हैं जो उत्पादन के कार्यों के माध्यम से प्राप्त हुई है। वेतन यह आय काम के बदले किराया ठीक है ब्याज न- वर- वर्षों में प्राप्त अन्य आय जैसे पेंशन को शामिल नहीं किया जाएगा। विनाशकारी विनाशकारी टैक्स गेन जैसे अचानक गणना नहीं की जाएगी। फिर बिक्री या दूसरे खातों को बिक्री मानी हुई और शेयर की बिक्री और विंडफॉल टैक्स को क्यों शामिल नहीं किया जाएगा? शेयर की बिक्री और विनाशकारी लाभ को राष्ट्रीय आय में गिनते हैं जबकि इन दोनों के पीछे उत्पादन में सेवा का तो नया योगदान है। शेयर की बिक्री
किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा शेयर बेचे जाते हैं तो संपत्ति के लेन देन, ना कि कोई नया उत्पादन या सेवा। ये जो है सिर्फ मौजूदा संपत्ति का ऐसे तो जो लोग मकान खरीदते हैं, मकान बेचते हैं, या जो लोग डीलर होते हैं, जो मकान खरीदते हैं, मकान बेचते हैं, या फिर जो लोग गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड बेचते हैं, वो भी नहीं आएगा उसमें। जब हम मकान सोना या खरीदते हैं, बेचने के बाद करते हैं, तो ये संपत्ति की लेन देन है, ना कि उत्पादन प्रक्रिया। तो इसमें सेवा कार्य तो हो रहा है ना, सर्विस तो हो रही है ना। यार अगर कोई ब्रोकर है, वो मकान बेचता है, वो मकान खरीदवाता है, मतलब वो ब्रोकिंग करता है, तो वो भी तो काम कर रहा है, वो भी तो सेवा क्षेत्र में आएगा। तो वैल्यू एडेड इन प्रोडक्शन मेथड, एड वेल एड द वैल्यू ऑफ एड द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट, वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ, ये value added or production method. Add the value added by each production unit. Value added is equal to value of output minus value of intermediate good. Only final good are counted to avoid double counting. Precaution: do not include transfer payment. Do not count intermediate good. Include inputted values like owner, occupied housing. साधारण शब्दों में समझाइए। वैल्यू एडेड का मतलब है कि सबसे पहले ये समझाना जरूरी है कि इसमें इकोनॉमी में होने वाले टोटल वैल्यू कैलकुलेशन प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड मतलब जैसे सब्जी प्रोडक्शन में कुछ बनाता है तो अपने इनपुट रॉ मटेरियल प्रोसेस, ठीक है। वैल्यू फाइनलाइजेशन, समझ में नहीं आया, अच्छी तरह से समझा दीजिए। वैल्यू एडेड मेथड, जब हम इकोनॉमी की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट जैसे फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई वैल्यू को अलग दिखाना पड़ता है, इसलिए हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं। वैल्यू एडेड क्या है? जब हम इकोनॉमी की, ये रहा वैल्यू एडेड क्या है। वैल्यू एडेड का मतलब एक प्रोडक्शन यूनिट अपने रॉ मटेरियल में कितनी वैल्यू एडेड करती है, उसे उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में कॉटन में, ठीक है, 50 रहेगा। इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड वो चीज़ें होती हैं जो किसी प्रोडक्शन के प्रोसेस में होती हैं, लेकिन वे खुद खुद फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती। इंक्लूडिंग इंक्लूडेड इम्प्यूटेड वैल्यूज लाइक ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसिंग, मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है अंदाजा लगाइए कि वैल्यू कैलकुलेट की
क्या है ओनर ऑक्यूपाइड हाउसिंग मतलब जब अपने घर में रहते हैं या क्या क्या है तो आप उस घर के ओनर होते हैं लेकिन आप उस घर के लिए किसी को रेंट तो नहीं दे रहे यानी आप अपने घर में से रेंट तो नहीं दे रहे फिर भी उस घर का इकोनॉमिक वैल्यू तो होती है इंप्यूटेड के रूप में काउंट करते हैं मान लीजिए आप अपना घर जिसमें आप रहते हैं अगर ये घर मार्केट में रेंट पर दिया जाए तो उस घर का रेंट 10,000 रुपये मंथ हो सकता है लेकिन आप उस रेंट को नहीं दे रहे क्योंकि आप खुद उस घर में रहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब है हम 10,000 रुपये की इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में काउंट करेंगे क्योंकि आप रेंट लेते हैं और ये आगे रिलेटेड प्राइवेट इनकम related income under that of all costs including transfer income, personal income, private income minus corporate and retained earning, personal income minus personal taxes. Nothing nothing is आ जाए इसमें ये दे रखा है प्राइवेट इनकम अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्रांसफर इनकम जरा मतलब बताना मतलब बता दो अच्छी भाषा में इनकम से मुराद है वो सभी आदमी जिनकी जो किसी व्यक्ति है तो पता यार भाई इन सब चीज़ों से रुकती है प्राइवेट इनकम से मुराद वो सभी आमदनी जो किसी व्यक्ति या हाउस होल्ड को उनके व्यवसाय नौकरी या अन्य प्राइवेट सोर्स से होती है इसमें उनकी सैलरी बिजनेस में होने वाली कमाई रेंट या इनकम भी शामिल होती है प्राइवेट सेक्टर का अर्थ है कि व्यावसायिक कार्यक्रम जो सरकार के अलावा प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी रहते हैं ट्रांसफर सर्विस का मतलब है वो पैसा जो बिना किसी ट्रांसफर इनकम वो बिना किसी इस्तेमाल या सेवा के बदले किया जाता है इसमें पेंशन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अगर प्राइवेट इनकम में ट्रांसफर इनकम की बात हो रही है तो इसका मतलब है वो सभी पैसा जो किसी व्यक्ति को पर्सनल या प्राइवेट सोर्स से मिलते हैं चाहे सैलरी हो पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग इसका मतलब क्या होगा 30 वर्ड में बताना पर्सनल इनकम में कॉर्पोरेट इनकम में इंडिविजुअल के पर्सनल इनकम को प्रॉफिट प्लस कर दो है ना और प्रॉफिट माइनस कर दो पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स माइनस कर दो ठीक है